नमस्कार, मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट नंबर 21 जो हमने बेसिक कंसेप्ट्स को सरलता से समझने का क्रम जारी किया है, उसके हम पार्ट नंबर 29 पे आज पहुंच गए हैं। और जो क्रम से मेरे इन पार्ट्स को देख रहे होंगे उन्हें तो बहुत आसानी से सारी चीजें आज तक समझ आ गई होगी। और अब कुंडली का जैसे जैसे अब हम फलादेश की और संपूर्ण कुंडली के फलादेश की तरफ को बढ़ रहे हैं, बस अब हमारे थोड़े से ही जो है टॉपिक रह गए हैं, फिर हम संपूर्ण कुंडली फलादेश तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपने पार्ट 1 से डायरेक्ट देखा है तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा सारा। तो आज हम समझेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो लेके आज मैं आया हूं, सास बहू रिलेशनशिप। सास बहू रिलेशनशिप कि कुंडली के माध्यम से आज हम ये जो है समझने का प्रयास करेंगे कि कुंडली के माध्यम से हम कैसे पता चल सकता है कि सास और बहू का कैसा रिलेशन रहेगा। आज के समय में आपने देखा होगा कि जो है 80% 90% जो केसेस में सास बहू का अच्छा तालमेल नहीं रहता, और वो बहुत ही जो है कम घर ऐसे रहते हैं जहां पे उनका एक अच्छा तालमेल रह पाता है। तो इसके क्या कारण है या किस वजह से इस तरह की परिस्थितियां होती है कि जो है सास और बहू का आपस में नहीं रह पाता, जबकि जो सास होते हैं वो भी अपने आप कभी बहू रह चुके होते हैं, लेकिन फिर भी जब वो सास बनते हैं तो उनकी बहू के साथ इतनी अच्छी जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। तो वो कौन कौन से योग रहते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे और मेरी अच्छी बन रही है। तो हम इसको 3 भागों में देखेंगे, 3 पार्ट्स में देखेंगे। तो 3 पार्ट्स को मैंने इसलिए क्रम में रखा है इनको कि सबसे पहले हम मेल की कुंडली से नहीं देखेंगे, इसको हम देखेंगे फीमेल की कुंडली से। ये इंपॉर्टेंट है, अब इसमें थोड़ा सा गौर से देखें। फीमेल की कुंडली से देखेंगे हम इसको पहले, फिर हम मेल की कुंडली से भी देखेंगे और फिर अन्य ग्रहों का असर भी देखेंगे। तो फीमेल की कुंडली से क्यों मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि पति जो मतलब मेल है, मेल के लिए सास से इतनी समस्या हो सकती है, लेकिन वो पहले ही दूर रहते हैं, सास के परिवार से तो दूर रहते हैं। तो अगर वो समस्या भी होगी उनकी कुछ, तो वो क्या है, वो पहले ही दूर रहते हैं। तो इतनी मतलब मेल को अपनी सास से इतनी समस्याएं नहीं होती, ज्यादातर देखने में आया। कहीं इक्का दुक्का अगर रहती भी होगी तो उतना वो फर्क नगण्य हो जाता है। लेकिन फीमेल ने तो उसी सास अपनी सास के साथ रहना है, उस घर में रहना है, क्योंकि मेल ने सास के साथ नहीं रहना है। तो फीमेल ने सास के साथ रहना है, इसलिए हमें फीमेल की कुंडली से ही पता चलेगा कि उनका संबंध अपनी सास से कैसा रहेगा। ये थोड़ा समझने की विषय है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुंडली देखें अपनी और आप जो है लग जाएं इस तरह से देखने, नहीं। हम देखेंगे अगर मैरिड लोग हैं तो पत्नी की कुंडली से पता लगेगा, है ना। और पत्नी की कुंडली से पहले हम ए पार्ट वो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, फिर बी पार्ट मेल की कुंडली से कौन कौन से ऐसी चीजें हैं मेल की कुंडली से भी पता चलेगा। लेकिन पहले फीमेल जो बिल्कुल जो पता चलेगा वो फीमेल। सबसे पहले समझिए आप कि ये आपने एक कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली हमने लगाई है, मेष लगन से स्टार्ट, मेष वृष मिथुन, है ना, कर्क सिंह कन्या करके। तो इसमें क्या है, आप इसको माने फीमेल की कुंडली मान लीजिए। हमने क्या करना, हमने फीमेल की कुंडली को देखना, फिर हमने देखना कि लगन में कौन सी राशि यानी लग्नेश कौन है या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड कौन है, ये हम पता लगाएंगे। तो या इस कुंडली को समझे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये मेष राशि बनी, मेष राशि के लॉर्ड स्वामी बने मंगल। तो ये क्या है, ये स्वयं है। हम हमेशा कहते हैं लगन है, ये उस जातिका की फीमेल की कुंडली में ये उसका अपने बारे में बताएगा। और अपने बारे में बताने से यह 7th हाउस किसका है, विवाह। मैंने बोला पति, पत्नी के लिए पति, और पत्नी के लिए पति के लिए पत्नी, और पत्नी के लिए पति। तो ये फीमेल की कुंडली है, तो ये किसका हुआ, 7th हाउस पति का। आराम से आप समझे, बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा कि इसमें है क्या इशू, कि क्यों सास बहू का रिलेशनशिप खराब चलते हैं। तो हमने फीमेल की कुंडली देखा, लगन देखेंगे, 7th हाउस देखेंगे, क्योंकि पति का स्थान क्या है, 7th हाउस। अब सास का 10th हाउस देखेंगे। अब ये 10th हाउस क्यों देखेंगे, इसको थोड़ा सा आप समझ ले। क्योंकि हम क्या करते हैं कि 4th हाउस, अगर हम
इस लगन कुंडली में आपको पता है, जो हम पीछे से पढ़ते आ रहे, फोर्थ हाउस माता का होता है। फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं? माँ का सुख देखते हैं और अन्य सुख देखते हैं फोर्थ हाउस से। तो अगर फोर्थ हाउस भावात भावम नियम जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके अनुसार भी, तो अगर ये सेवंथ हाउस है, पति का है, तो पति की माता कहां पे होंगे? फोर्थ हाउस। यानी यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, तो यानी पति की माता जो इनकी सास बनेंगे, ठीक है, इनकी माता की बात नहीं कर रहे, इनके पति यहां पे, और पति की माता 1 2 3 4, चौथा स्थान माता का होता है, तो पति की माता यहां पे, तो ऑटोमेटिक वो इनके लिए सास होगी। तो यानी कि हम सेवंथ हाउस देखेंगे पति का, 10th हाउस देखेंगे सास का होगा। 10th हाउस में लिखा है यहाँ पे सास का, क्यों होगा मैंने आपको बता दिया कि ये पति से 4 स्थान आगे गिनेंगे, तो वो पति की माता यानी इन फीमेल की वो सास होंगे। तो अब हमें पता चल गया कि हमने 10th हाउस और 10th हाउस सास का पता चल गया। ये हमने सिर्फ पता लगाने के लिए इसको देखा था 7th हाउस को, अदरवाइज यहां पे इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें किस किस को देखना है? हमने देखना है ये 10th हाउस सास का, और ये हो गया आप स्वयं फीमेल की बात हो रही है। तो अब इसको भूल जाओ आप, क्योंकि पति से थोड़ी ना, हम सास के साथ इशू है, सास का और आपका, ये फीमेल की कुंडली। तो आप देखें कि ये हमारा आप स्वयं फीमेल की कुंडली की बात कर रहे हैं हम। फीमेल की कुंडली में ये आप स्वयं है जातिका, ये उनके पति है। पति को हमने इसलिए देखा कि यहां से पति की माता देखनी थी सास जानने के लिए। तो 1 2 3 4, तो अब इसको भूल जाओ पति को। अब हमने ये स्वयं जातिका है, ये उनकी सास है। अब सिर्फ हमने इनका रिलेशन देखना है बस। अब मैंने बोला ना, सबसे पहले जब भी हमने फलादेश करना होता है तो सबसे पहले हमने भाव का पता लगाना होता है। कौन से भाव से ये आंसर मिलेगा? सास बहू रिलेशनशिप कहां से देखेंगे? तो फर्स्ट हाउस आप स्वयं और 10th हाउस। पर जब आपको एक बारी हाउस मिल गए तो आपका 50% काम हो जाता है कि आपने इसमें करना क्या है। अब देखो आप 7th हाउस पति का, 10th हाउस सास का, 10th हाउस प्लस फर्स्ट हाउस का संबंध। अब ये इंपॉर्टेंट आ गया। अब बस आप अब फलादेश पे आ जाओ आप कि ये जातिका के लिए ये सास है। तो अब इसका और इसका यहां को नहीं करना कुछ भी, इसको भूल जाओ आप, क्योंकि पति तो हमने पति के साथ तो ठीक है संबंध, सास के साथ नहीं है। तो इसका और इसका फर्स्ट हाउस और 10th हाउस का संबंध देखना हमने। इनमें अगर कोई स्थान परिवर्तन हुआ हो, इनमें अगर स्थान परिवर्तन हुआ हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बनेगी सास बहू में। 10th हाउस का स्वामी अगर इधर चला जाए या फर्स्ट हाउस का यहां चला जाए, आपस में स्थान परिवर्तन हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि अब हमने इन दोनों ग्रहों, इन दोनों भावों को देखना है कि इनका कैसा स्थिति है। जैसे कि अगर 10th हाउस में शुभ ग्रहों का प्रभाव है ना, तो आपकी सास के साथ अच्छी बनेगी। आप इसको आराम से एक एक करके समझते हैं। अगर यहां पे पहले आप राशियों को देखो, यहां पे कौन सी राशि है फर्स्ट हाउस में, और यहां पे 10th हाउस में कौन सी राशि है। अगर वो मित्र है दोनों, हमने मित्र शत्रु का पहले हमने पाठ सारे पाठों में देखते थे हम, मित्र शत्रु। अगर वो मित्र है, दोनों ग्रह मित्र है, तो आपकी सास के साथ अच्छी बनेगी। जितनी भी जातिकाएं हैं, महिला फीमेल हैं, वो अपनी कुंडली खोलें और देखें कि उनके लगन में कौन सी राशि है। जैसे यहाँ मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी हुए मंगल, ये 10th हाउस सास का है, यहाँ के हुए शनि। यहाँ पे कौन सी है? मकर राशि के स्वामी हुए शनि। यानी जिसका भी मेष लगन है उनके लिए मंगल और शनि, ये क्या हो गया? आपस में शत्रु है। शनि के लिए ये शनि जो है दानव उसके पार्ट 2 उसमें आते हैं, और ये जो है पार्टी नंबर 1 में आते हैं। मंगल देव इसमें देवता गण में आते हैं और वो दानव गण में आते हैं शनि। तो यानी इनकी दोनों की जो है, जो लग्नेश और दशमेश बने, इनकी आपस में शत्रुता है। तो यानी जिसकी भी मेष लगन की कुंडली है, तो पहला पॉइंट तो गलत मिल गया कि आपकी सास से तो नहीं बनेगी।
लेकिन अभी हम डिसीजन नहीं दे रहे हैं। अभी हम जैसे मैंने 33% वाला हम फार्मूला लगाते हैं तो उसमें हमने एक पॉइंट है इसमें गलत मिल गया, यानी आपकी जो है यहाँ पे अगर कोई और राशि होती लग्नेश और वहां पे कुछ और बनता तो अगर उनमें मित्रता बन रही है तो पॉइंट अच्छा हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करें कि एक तो पॉइंट ये देखना कि इसमें राशि कौन सी, अगर वो मित्र राशि है दोनों, है ना, तो अच्छा है, तब वो आपकी मतलब वैचारिक मतभेद नहीं होगा। लेकिन अगर ये शत्रु वाले ही है, पार्टी वाले हैं दोनों ग्रह, तब आपकी सास के साथ अच्छी नहीं रहेगी, वैचारिक मतभेद रहेगा। अब दूसरा पॉइंट आप ये देखें कि 10th हाउस पे अशुभ ग्रह, जो हम बात कर चुके शुभ अशुभ, शुभ ग्रहों का प्रभाव है या अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। अगर तो अशुभ ग्रह, अब अशुभ ग्रह देखो आप, अशुभ ग्रह ऐसा है कि अगर तो शनि राहु का प्रभाव है 10th हाउस में, आप कुंडली देखें, आज खोलें आप कुंडली, जो मैरिड है वो भी देखें कि उनकी सास के साथ नहीं बन रही है तो उन महिलाओं की कुंडली में ये योग होगा। आप देखें कि प्रॉब्लम यहां है, तो इसकी शांति वगैरह अगर करें आप तो आप ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हम कुंडली पढ़े इस रहे हैं इसीलिए रहे कि उसका समाधान कैसे किया जाए। हम अदरवाइज इसको पढ़ने का फायदा क्या हुआ, इतनी एनर्जी लगाने का फायदा क्या हुआ, इसीलिए कि हम पहले देख लें कि समस्या हमें है और हम उसका समाधान कर लें, किसी विद्वान पंडित से दिखा के क्या करना है, कौन से ग्रह की शांति करनी है, उस तरह से आप करें और आपको अवश्य ही फायदा रहेगा। तो 10th हाउस में हम एक एक करके देख रहे हैं अशुभ ग्रहों का। पहले अगर यहाँ पे शनि और राहु होंगे तो आप 100% आप अपनी सास से अलग रह रहे होंगे, क्योंकि मैंने बोला सेपरेटिव टेंडेंसी वाले ग्रह हैं। तो सेपरेटिव टेंडेंसी का मतलब है वो आपको अलगाववादी प्रवृत्ति के हैं, वो आप अलग रहेंगे, चाहे आप किसी भी कोई रीजन रहे लेकिन आप सास से अलग रहेंगे। शनि राहु का प्रकोप 10th हाउस पे अगर आ रहा हो या 10th हाउस के लॉर्ड पे आ रहा हो, दोनों चीजें समझनी साथ साथ। अब 10th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ, शनि, खुद ही शनि है, तो अगर शनि राहु कहीं इकट्ठे बैठे हो तो उस पे भी आ गया, है ना, या 6, 8, 12 पे चला गया, 10th हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 में चला जाए, या पाप ग्रह या क्रूर ग्रहों के साथ हो, या यहाँ शनि राहु का प्रकोप हो, तो आप अलग रहोगे अपनी सास से। अब नंबर 2 देखो आप, मंगल केतु, देखो सारे ग्रहों का नेचर अलग अलग है, मंगल या केतु का संबंध इस तरह सा बने 10th हाउस से, तो आपकी क्या है, मंगल केतु क्या है, लड़ाई झगड़ों के कारक ग्रह हैं, तो आपके क्या रहेंगे, लड़ाई झगड़े रह सकते हैं सास के साथ। ठीक हो गया। अब अगर सूर्य का प्रभाव वहां पे है, अब कौन सा बच गया था अशुभ ग्रहों में, सूर्य, मंगल केतु हो गया, राहु शनि हो गया, अब कौन बचा, सूर्य। अब अगर सूर्य यहां पे हो तो उसके कुछ फायदे भी है कुछ नुकसान भी है। नुकसान तो है कि अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह के फायदे क्या रहेंगे, अगर सूर्य यहाँ पे है 10th, मतलब यहाँ पे सूर्य है 10th हाउस में किसी भी लड़की के, फीमेल के, तो उनकी जो है सास क्या होगी, डोमिनेटिंग प्रवृत्ति की होगी, वो अपना सूर्य क्या है, राजा है, वो किसी को, सूर्य जो है अपने को कभी भी छोटा नहीं समझता, क्योंकि वो क्या है, राजा, डोमिनेट करता है दूसरे को। तो घर में क्या बोलती है, अपनी सत्ता चलाएगी, सास क्या बोलेगी, अपनी सत्ता चलानी है। तो जब अपनी सत्ता चलानी है तो आप समझ जाओ कि अगर आपकी कुंडली में उस तरह का योग है तो आप उनके साथ मिल जाओ। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि जो सास होंगे वो हो सकता है किसी बड़े पोस्ट पे हो, क्योंकि ये कर्म का भाव है, वहां पे सूर्य होना अच्छा है, राजनीति में कहीं बड़ी पोस्ट पे हो, कहीं पे किसी उस पे हो, पद पे हो, ऑफिशियल किसी पद पे हो, या कहीं पे भी हो, लेकिन वो डैशिंग होंगे क्योंकि सूर्य वहां पे है। तो इसलिए आप उनसे फायदा लो और आप जो है उससे समझ लो कि आपकी कुंडली में ऐसा ही होगा कि सास तो आपके बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो अपना चलाने की कोशिश करेंगे, तो चलाने दो उन्हें, उनके हिसाब से मैनेज कर लो, एटलीस्ट है तो अच्छे होंगे, तो अच्छे ना। तो ये उसका फायदा, आप इस तरह से कुंडली को समझे, उसका हम फायदा कैसे ले सकते हैं। तो अगर सूर्य यहाँ पे आ जाए या सूर्य की राशि आ जाए यहाँ पे, हाँ एक बात और भी है, उसको भी साथों साथ समझते चलते हैं। अब देखो आप 5, 6, 7, 8, यानी तुला वृश्चिक जिसका लगन है, एक ही केस में हो सकता है, जिसका भी वृश्चिक लगन है, आज आप कुंडली अपनी देख लें, आपकी कुंडली में वृश्चिक लगन हो तो वृश्चिक लगन का मतलब 8 तुला वृश्चिक, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आएगा आपके 10th हाउस में, सास की जगह पे 10th हाउस में 5 नंबर। 5 नंबर मतलब सूर्य, अब नंबर से बात करते हैं हम, जो पहले से देख रहे हैं उन्हें सब पता चल रहा होगा।
तो यानी सूर्य, तो सूर्य क्या है, सूर्य, हाँ सूर्य के बाद में एक चीज और मैं बता दूं आपको कि सूर्य से संबंधित आप जो भी आज देख रहा होगा इसको, आप अपनी कुंडली खोलो और आप ये देखो कि 5 नंबर आपकी कुंडली में कहां आ रहा है। नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 5 नंबर। अभी सास बहू का 1 मिनट के लिए ब्रेक ले लो, आप देखो कि 5 नंबर आपकी कुंडली में कहां आ रहा है, क्योंकि सूर्य की राशि है वो, और सूर्य क्या है, थोड़ा गरम गरम ग्रह है, गरम ग्रह है ना। तो जिस भी हाउस में 5 नंबर आएगा, जैसे अगर ये मेष लगन की कुंडली है तो 5 नंबर यहां आ रहा है, तो उनकी संतान तेज प्रभाव की होगी, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होगी। आप चेक कर लें आज, जिसकी भी कुंडली मेष लगन की होगी उसके 5 नंबर यहां आएगा, 100% यही आएगा। सूर्य की बात नहीं कर रहे हम, सूर्य भी जहां आएगा वो भी वैसा ही, वो तो मैंने पहले ही बताया आपको। लेकिन राशि भी आ जाए, मान लीजिए आपकी यहां पहले में 5 नंबर लिखा हो तो आप खुद ही तेज प्रभाव के होंगे। दूसरे पे हो तो आपके कुटुंब का सदस्य तेज उसके उसमें होगा। थर्ड में हो तो आपका छोटा भाई होगा, यहाँ पे हो तो आपके मदर होंगे, यहाँ पे हो तो आपके बच्चे होंगे, यहाँ पे हो तो आपके मामा मौसी जो है तेज स्वभाव के होंगे, यहाँ होंगे। सप्तम स्थान पे 5 नंबर आएगा तो आपकी पत्नी आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम, आप आज चेक करके देख लो कि ये बिल्कुल नियम काम करता है। तो अगर ये 10th हाउस में होगा तो 10th हाउस सास का है, तो सास भी तेज स्वभाव के होंगे, डोमिनेट करना चाहेंगे सबको अपने घर में, आप बहू के साथ साथ औरों को भी डोमिनेट करना चाहेंगे और उनकी चलेगा सिक्का। तो जब आपको पता है कि ऐसा होगा मेरी कुंडली में, तो आप थोड़ा एडजस्ट करें उस हिसाब से। तो ये पॉइंट मैं इससे अलग बताना चाह रहा था कि सूर्य का प्रभाव देखें आप, अगर आपका सूर्य यहाँ पे है तो आपका फायदे भी है और उसके नुकसान तो समझने की बात है, अदरवाइज नुकसान कुछ भी नहीं है। अगर आपकी सास बहुत अच्छे पद पे हो, बहुत कोई पॉलिटिशियन हो, कोई बड़े लीडर हो, कोई कुछ और हो, तो आपको अच्छी बात है, उसमें क्या है। लेकिन वो अपना राज चलाना चाहेंगे अपने घर में, तो वो आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। तो ये हमने समझ लिया बुरे ग्रहों का, कि राहु शनि हुआ तब तो आपको अलग ही रखेगा सास से, मंगल केतु हुआ तो लड़ाई झगड़े सास से हो सकते हैं, सूर्य हुआ तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शासन जो घर पे सास का चलेगा। ठीक हो गया। अब मैंने बोला था कि अगर दशमेश लगन में चला जाए या इनका कोई संबंध बन जाए तो ठीक है, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। या लग्नेश और दशमेश केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, वो भी अच्छी बात है, तो आपकी बहुत अच्छी सास और बहू की बनेगी। अब एक लास्ट पॉइंट कि शुभ ग्रह, अब इनका तोड़ देखो आप। अगर बृहस्पति है ना, शुभ ग्रह और भी है, वो भी देखें, वो भी अच्छी बात है। शुक्र है, चंद्र है ना, चंद्र बुध कंडीशनल है, और सूर्य गुरु जो है वो अनकंडीशनल है, वो तो शुभ ही रहेंगे। लेकिन अगर गुरु की दृष्टि यहां पे आ जाए 10th हाउस पे या 10th हाउस के लॉर्ड पे, तो जैसी भी विपरीत परिस्थितियां बन जाए, लेकिन आपकी सास से बिल्कुल अच्छी रहेगी। चाहे बेशक ये और ये शत्रु मिल जाए आपको, या यहाँ पे कहीं राहु शनि का प्रकोप आ जाए, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो गुरु की दृष्टि कहां से आएगी, यहां से आएगी। पहली यहां से आएगी, दूसरी यहां से आएगी, देखो आप, एक 7वीं दृष्टि यहां से आएगी, 5वीं यहां से आएगी, 1 2 3 4 5। अगर आपका गुरु यहां है, यहां है, यहां है ना, यहां 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 इस लाइन में अगर गुरु है तो दृष्टि जाएगी वहां पे गुरु की, और गुरु जो है अमृत दृष्टि से कंट्रोल कर लेगा सारी चीजें। जैसी भी परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आएगी, आप देख लो अपनी कुंडली में, अगर आपकी बृहस्पति 2 4 6 हाउसेस में है तो आपके सास के साथ अच्छा पट रही होगी और आपका अच्छा चल रहा होगा। अब इस तरह से एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। अब बुरे ग्रहों का प्रभाव भी देख लिया आपने, अलग अलग तरह से कैसे संबंध रहेंगे, अच्छों का भी देख लिया, शुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई तो आपका अच्छा चल पड़ेगा। अब आप थोड़ा सा ये देख लो कि अगर यहाँ पे कौन सी राशि और यहाँ पे कौन सी राशि आ रही है ना, तो जैसे अब शनि की राशि आ रही है, यहाँ पे मकर राशि आ रही है, जो स्वभाव के अनुसार बोल रहा हूं मैं, है ना। आपकी मंगल स्वयं आप पे, तो आप में एनर्जी लेवल ज्यादा है, आप देखें आप में एनर्जी लेवल ज्यादा है। मंगल है, मंगल क्या है, अगर मेष लगन आपका है तब बात कर रहा हूं, अगर कोई और लगन है तो उस हिसाब से बात करेंगे। तो मंगल यहाँ पे, मंगल है एनर्जी, यानी फास्ट फास्ट करना सब कुछ, तेज चलना, तेज करना सब कुछ, फास्ट एनर्जी लेवल आपका बहुत है।
आपके साथ शनि है, शनि स्लो है, हर एक काम स्लो करना, उठना स्लो, खाना स्लो, चलना स्लो, हर एक काम स्लो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कहां से? आप 4 कदम चल रहे हैं, वो आधा कदम चल रहे हैं ना। आप देखें, आप अगर मेष लगन है तो आपकी सांस स्लो, हर एक काम स्लो, तो ये हम बोले तो बनती भी नहीं इनकी। वैचारिक मतभेद रहेगा ही रहेगा। आप फास्ट करना चाह रहे हैं, हर एक काम को, हर एक चीज करना चाह रहे हो, वो नहीं चाह रहे, है ना। तो ये आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि मेरी कुंडली में ऐसा योग है। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ कोई बुध की राशि आ जाए, यहाँ पे बुध की राशि आ जाए, तो बुध क्या होता है? वाणी, बातुनी, वो बातुनी होंगे ज्यादा। तो ऐसा कोई योग बन गया, यहाँ पे भी बुध की आ जाती है, तो धुन हो जाएंगे, तो आपकी एडजस्टमेंट अच्छी हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, अब थोड़ा रिवाइज कराता हूं। फर्स्ट स्टेप, राशियां देखें, अगर वो मित्र वाले पार्टी नंबर 1 में आ रहे हैं तो अच्छा है, या पार्टी नंबर 2 के आ रहे हैं, जो हम पढ़ चुके पहले, मित्र शत्रु के जो है सूर्य, गुरु, चंद्र, मंगल पार्टी नंबर 1, उधर को शुक्र, शनि, राहु, केतु पार्टी नंबर 2, या तो उनके स्वामियों से बने, पार्टी नंबर 2 से बने, या पार्टी नंबर 1 से बने, तो आपकी अच्छी बनेगी। उसके बाद ग्रहों का प्रभाव देखें कि यहाँ पे बुरे ग्रहों का प्रभाव है तो नहीं बनेगी, और अगर यहाँ पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो इस तरह से जो है हम फीमेल की कुंडली से बिल्कुल पता लग सकते हैं कि उनकी सास के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। और अगर हमें पहले पता चल जाता है तो हम उस तरह से उस ग्रह की शांति भी कर सकते हैं, और उस तरह से अपने को एडजस्ट भी कर सकते हैं कि मेरी सास तो जो है वो तो पड़ चुका, प्लेनेट तो बर्थ के टाइम पे आ गया, वो तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते, स्वभाव को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने समझा पार्ट ए फीमेल की कुंडली से। इसको मैं बारी बारी कह रहा हूं, फीमेल की कुंडली से, अपनी कुंडली को नहीं देखने लग जाना, ये फीमेल की कुंडली से देख रहे हैं हम, क्योंकि महिलाओं को ही सास के साथ रहना है, तो उनको ही समस्या है, तो उसको हमने पहले देखा। अब हम बी और सी पार्ट जो है वो मेल की कुंडली से भी देखेंगे कि मेल की कुंडली में भी ऐसे कौन से ग्रह रहते हैं जिस वजह से ऐसी परिस्थितियां बनती है। ठीक है, क्योंकि मेल की कुंडली से भी हमें पता लग जाएगा कि मेल की कुंडली से क्या, आप अपनी कुंडली देखें, जो मेल हैं जिनकी शादी हो गई है और उनके साथ ऐसी कोई समस्या है, तो आप देखें, आज पता चल जाएगा आपको कि किस वजह से ऐसा होता है। जो फीमेल है आप, तो फीमेल तो हमने पहले चर्चा कर ली। अब देखो आप मेल की कुंडली में, मेल की कुंडली में क्या करना है आपने। मेल की कुंडली में 7th हाउस पत्नी का है ना। अब इसको मैं हटा देता हूं, स्वयं तो रहेंगे आप, इस सास हटा देते हैं, ये होगा पत्नी का हाउस, ये है पत्नी, ठीक है। और ये 2nd हाउस होता है कुटुंब, ये और ये आप स्वयं है। अब आ जाओ आप मेल की कुंडली में। मेल की कुंडली से चेक करते हैं कि क्या ऐसी स्थितियां बनती हैं कि पत्नी आपके परिवार में एडजस्ट नहीं हो पाती। उसके लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है, आप समझेंगे अभी। उसमें क्या है कि ये आप स्वयं है, या अब मेल की कुंडली की बात कर रहे हैं हम, ये आप स्वयं है, ये आपका कुटुंब है, सारा परिवार जिसको आप सब आ जाते हैं, आपके माता पिता भाई बहन सभी कुटुंब जिसको हम बोलते हैं, कुटुंब आपका परिवार, जो भी आपके परिवार के सदस्य है वो यहाँ, ये कुटुंब हम देखते हैं। 2nd हाउस, 7th हाउस आपकी पत्नी का है, हमने बोला 2nd हाउस कुटुंब का, 7th हाउस पत्नी का। अब आप देखो, अब आप मजेदार बात देखो कि 2nd हाउस है ना, अगर आप 1st हाउस से देखें तो 6th हाउस क्या होता है? 6th हाउस शत्रु का होता है, शत्रु का होता है ना, कंपटीशन, शत्रु सभी जानते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हुए, शत्रु और कंपटीशन का 6th हाउस। और 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस होता है, मैंने बोला भय, है ना, भय लगता है, जिससे मतलब आदमी घबराता है, भय रहता है, और सडन लॉस का होता है, और मतलब के गुप्त उन चीजों का, मतलब गुप्त आपको भय कोई, मतलब इस तरह का 8th हाउस रहता है। तो यानी कि देखो, अब आप इस 2nd हाउस आपके कुटुंब का है। अब यहां से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला ना भावात भावम नियम का मेरा एक
पार्ट मैंने इसीलिए उसको पहले ही कर दिया है कि जब हम हर एक जगह हमने भावार्थ भावाम नियम भी लगाना है, उसी से तो हमने देखना है। तो अब इसको लगन मानेंगे तो इसके लिए 6 शत्रु का स्थान कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 पत्नी वाला स्थान। यानी आपके जो परिवार है इसको जब लगन मानेंगे हम, क्योंकि भावार्थ भावाम नियम भी तो लगाना है हमने, इसको जब हम लगन मानेंगे तो उनके लिए जो आपका पत्नी का स्थान है वो छठा स्थान हुआ। यानी कि ये लोग जो है आपकी पत्नी को एक शत्रु के रूप में और एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं कि नया बंदा आपके परिवार में आएगा तो उसको देखते हैं कि ऐसा भी नहीं कर रहा है, ये वैसा भी नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, कॉम्पिटिटर के यार मेरे से अच्छा तो नहीं करने लग गया है ना। तो इस तरह का नेचर आपके कुटुंब का आपकी पत्नी से रहेगा, उस रहेगा ही रहेगा सबके लिए। ये कुंडली में व्यवस्था ही ऐसी बनी है कि कुटुंब हमेशा जो है पत्नी को, आपकी पत्नी को कॉम्पिटिटर के रूप में देखेगा और शत्रु के रूप में देखेगा। कहीं हमारे से अच्छा ही तो नहीं करने लग गई, कहीं जो है या हमें मतलब कोई वो नहीं दे रही है, कुछ भी मतलब इज्जत नहीं दे रहे हैं या कुछ इस तरह से आप देखेंगे। आपकी पत्नी को इस तरह से देखा जाएगा, पहली बात। अब आपकी पत्नी के लिए आपका परिवार क्या है? अब आपकी पत्नी को लगन मानो 1 2 3 4 5 6 7 8। आपकी पत्नी के लिए आपका परिवार 8th हाउस पे है। तो ये क्या संबंध बना? आपकी पत्नी को हमेशा आपके परिवार से भय रहेगा, है ना। और जो है कुछ भी अचानक कुछ भी घटना घटने की उसको आशंका रहेगी, यानी उसको एक फियर रहेगा, जो है डर भय के मतलब अंदर ही अंदर, जिसको हम बोलते हैं गुप्त, मतलब के सीक्रेट फियर, जिसको बोलते हैं सीक्रेट फियर। क्योंकि ये 8वां स्थान है, आपका परिवार से उनको ऐसा लगा रहेगा हमेशा कि पता नहीं इनको मेरी बात अच्छी लगेगी, क्या मैंने ये किया पता नहीं इनको अच्छा लगेगा। क्योंकि उनको, आपकी पत्नी को क्या पता आपके परिवार के बारे में कि आप कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं। तो उसको वो हमेशा फियर सताता रहेगा कि इस परिवार में मैंने कैसे एडजस्ट होना है, या तो कोई पढ़ने वाला है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, इस तरह से उसको फियर रहेगा। यानी ये आप स्वयं है मेल, आपके साथ, सबके साथ बोल रहा हूं जितने भी मेल है, उनके परिवार और पत्नी का 6-8 का संबंध है। तो वो इसलिए जो है वहां पे एडजस्टमेंट परिवार के साथ पत्नी की नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पे 6-8 का संबंध है। ये आप क्लियर हो गया कि परिवार के साथ क्यों नहीं बनती। लेकिन बहुत सारे केसेस में बनती भी है। अब वो क्या कारण है? ठीक है, अब वो कारण ये है, ये तो देखा हमने सेट प्रिंसिपल के 6-8-12 का संबंध बनता है आपका परिवार का और पत्नी का। लेकिन बहुत सारे केसेस में बनती भी तो है। अब आप वही नियम लगाओ जो हमने फीमेल वाले में लगाया कि जैसे यहाँ पे मेष राशि की कुंडली है, तो यहाँ पे कौन सी राशि है? 2 राशि, सेकंड 2 नंबर राशि का स्वामी हुए शुक्र, और यहाँ पे कौन सी राशि है? 7, इसके स्वामी भी हुए शुक्र। ये दोनों शुक्र की राशियां हैं। तो अगर मेष लगन की कुंडली किसी की मेल की है, फीमेल की बात नहीं हो रही है, मेल की है, तो वो लकी है। क्या है वो बाई बर्थ लकी हो गया। कैसे? कि उनका कुटुंब और इसमें तो एक ही राशि आई, शुक्र आए, और शुक्र की दोनों राशियां है तो उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, क्योंकि वो तो एक ही राशि है, दोनों की एक राशि है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। दोनों तो आपस में मित्र का, ये तो आप एक ही तो है, ये भी शुक्र तो ये भी शुक्र, जैसा ये चाहेंगे वैसा ही ये चाहेंगे। यानी इनकी जो है, इनकी आप देखो, अगर आपकी मेष राशि है मेल की, तो उनकी जो है आधी समस्या तो पहले ही खत्म होगी। पत्नी का बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपके कुटुंब के साथ, और कुटुंब की भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी पत्नी के साथ। तो इस तरह से आपने इसको आगे चेक करना है। पहले तो हमने बोला था 6-8 का संबंध है। इनको फियर था कि पता नहीं कैसा परिवार होगा, इनको ये फियर था, इनको ये शत्रुता रखते थे कि पता नहीं कैसी होगी ये जो बहू आई है। लेकिन धीरे 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 वो सारे एडजस्ट हो गए, उनको पत्नी वो नई बहू अच्छी लगने लग गई, और इनको उनका घर अच्छा, अपने घर जैसा लगने लग गया, क्योंकि ये दोनों मित्र या एक ही राशि है। तो यानी अगर ये दोनों आपस में मित्र वाले पार्ट के हैं, पार्टी नंबर 1 के हैं या पार्टी नंबर 2 के एक जैसे हैं, तो इनकी बहुत अच्छी रहेगी आपके कुटुंब के साथ। कुटुंब के साथ की बात कर रहे हैं हम। और अगर ये अच्छे नहीं है तो ये अच्छे नहीं रहेंगे। अभी देख लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे बुरे ग्रहों का प्रभाव है, तो मान लो राहु शनि जैसे हैं, तो आप कुटुंब से अलग रहेंगे। पहले थोड़े दिनों में आप जो है अलग रहना शुरू कर दोगे, उनके साथ नहीं रहोगे। और अगर यहाँ पे गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव है,
तो आप जो है अच्छे से अपने कुटुंब के साथ निभाओगे। अब सी पार्ट देखते हैं। इसमें सी पार्ट क्या है, ये देखो मेल का कुंडली में हमने कैसे कुटुंब के साथ देखा और सास के साथ फीमेल की कुंडली में देखा। अब हम एक और जो है स्टैंडर्ड जो प्रिंसिपल वो देख लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है कि पति की पत्नी से तो बन रही है ना, या ये बोलो आपके माता की और पुत्र की तो बन रही है आपस में, लेकिन मां की यानी सास की और पत्नी की आपस में नहीं बन रही है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो आप देखो, कारक भी हमने बोला, कारक को भी देखना है। भावैश हमने देख लिए, भाव देख लिए, अब कारक भी देख लो कि पत्नी का कारक क्या है? शुक्र। माता का कारक क्या है? चंद्र। अब शुक्र और चंद्र में तो आपस में क्या है? शत्रुता है। चंद्र और शुक्र दानव ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और चंद्रमा देवगण की श्रेणी में आते हैं। एक दूसरे को ये शत्रु समझते हैं, है ना। तो शत्रु समझते हैं तो पत्नी और माता की तो कभी बनेगी नहीं। लेकिन उल्टे पति का कारक ग्रह गुरु है। अब गुरु और चंद्र यानी माता, पति और माता की तो आपस में अच्छा संबंध है। गुरु भी देवगण में तो चंद्रमा भी देवगण में, है ना। तो माता और पति की तो अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन माता और पत्नी के साथ नहीं, क्योंकि वहां पे शुक्र चंद्र बीच में आ गए हैं। अब यहां पे हमने इससे पढ़ने से हुआ क्या? हमने इससे ये समझ करना ही है कि आपकी कुंडली में अगर चंद्र शुक्र अच्छे हैं, शुक्र क्या है, मेल की बात कर रहे हैं हम, पत्नी की कुंडली, पत्नी का कारक ग्रह शुक्र अच्छा है और माता का कारक ग्रह चंद्रमा भी अच्छा है, शुभ ग्रहों के दृष्ट है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो आपकी माता और पत्नी की अंडरस्टैंडिंग परिवार में अच्छी रहेगी और आपका ये रिलेशनशिप सास बहू के अच्छे रहेंगे। पर अगर आपकी कुंडली में मेल की बात कर रहे हैं हम कि अगर शुक्र भी खराब है, चंद्रमा भी खराब है, तो आपका जो है मतलब बहू, उनका, आपकी वाइफ और आपकी माता की अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि माता का कारक चंद्र खराब है और पत्नी का कारक ग्रह शुक्र अगर आपकी कुंडली में खराब है। तो इस तरह से हमने 3 जो है स्टेप्स में इसको समझा। पहले में फीमेल की कुंडली में समझा, क्योंकि फीमेल ने ही सास के साथ रहना है, तो आपने 10th हाउस के साथ 1st हाउस का रिलेशन देखना है ना। और क्रूर ग्रहों का, और मैंने बोला बृहस्पति अगर इस स्थिति पे है तो बिगड़ने नहीं देगा। तो उसके बाद हमने पति की कुंडली में देखा कुटुंब के साथ कि आपके परिवार वालों के साथ कैसी रहेगी, और 3rd स्टेज पे देखा हमने माता के साथ, यानी कि पति की कुंडली से हम कैसे पता लगाएं कि आपकी वो जो है मतलब आपकी पत्नी की और आपकी माता की आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी। तो ये अगर आपकी शुक्र और चंद्र अच्छे हैं, शुभ ग्रहों के साथ हैं, तो उनकी अच्छी रहेगी, वरना जो है इनके उपाय करने पड़ेंगे, उससे जो है अच्छा हो जाएगा। तो ये टेक्निकल सा थोड़ा सा विषय था, लेकिन अगर आपने अच्छे से इस तरह से समझा है तो आप पता लगा सकते हैं मेल फीमेल की कुंडलियों से कि आपकी सास के साथ कैसी रहेगी, कितना बुरे ग्रहों का प्रभाव है या किस तरह की मित्र या शत्रु के ग्रहों का प्रभाव है। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा और एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है जिससे हमारा मनोबल और बने और हम आपको जो है हर एक विषय को आसानी से, क्योंकि इन चीजों को जो है सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारी किताबों का एक मतलब वो करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके ये एक कंसेप्ट बनता है कि हम इस तरह से अगर देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वही मैं पहले भी कह चुका, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ रहे। हम बोल रहे कि अगर आप इतना भी जान पाते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है और आप एक अच्छा डिसीजन बना पाओगे। और डिसीजन बनाने का मकसद क्या है कि उसको समाधान कर ले हम तो, और जो है चाहे उपाय कर ले, चाहे हम एक अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे कि मेरी सास तो ऐसे ही होंगे, या इस तरह से हम कर लें तो हम जो है वैचारिक मतभेदों को और कम कर सकते हैं और एक अपने परिवार में अच्छे से अपने घर को चला सकते हैं। तो इसलिए आप काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, नमस्कार।